तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 27। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 26 व उदाहरण नंबर 27। तो अभी हमारे जो चैप्टर के अंत में उदाहरण दिए गए हैं हम बस उन्हें ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए उदाहरण नंबर 26 से शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस उदाहरण में क्या दिया गया है। एक रेखा एक घन के बिकड़ों के साथ अल्फा बीटा गामा बजाई कोण बनाती है। तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। ठीक है। देखो, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं और इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है। और देखिए हैं क्या अभी कोड कैसे बना रहे हैं। देखिए, नहीं देखिए यहाँ पे पहले से बना दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर हमें एक घन दिया गया है जिसे हम एक क्यूब बोलते हैं। ठीक है। तो पहले हमें क्यूब दिया गया है और इनके बिगड़े बिगड़े क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं। देखिए जैसे मुझे एक क्यूब दिया गया है। ठीक है। और इसके मालूम मैं इस कोने को इस कोने से जोड़ दूं तो यह एक विकर्ण हो जाएगा। इससे मैं इसको इससे जोड़ दूं तो यह दूसरा विकर्ण हो जाएगा। इसको इससे जोड़ दूं और इसको इससे जोड़ दूं, मतलब चारों के तरफ के कोनों को एक दूसरे से जोड़ दूं तो वह हमारे विकर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने विकर्ण हैं, देखिए मैं गिन के बताता हूँ। देखिए यह हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है। इस टाइम मैं दूसरी साइड से इसको जोड़ दूंगा तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा। अब मैं इसको इस साइड नीचे वाली से जोड़ूंगा तो यह हो जाएगा तीसरा। अब मैं इसको इस साइड इससे जोड़ूंगा तो यह हो जाएगा हमारा चौथा। मतलब कि हमारे पास टोटल 4 विकर्ण होने वाले हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया है, चारों विकर्णों के साथ एक रेखा हमें दी गई है जो कि अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा एंगल बना रही है। मतलब कि एक रेखा जो देखिए मैं इसके बीच में से एक रेखा बना देता हूँ तो वह चारों जो भी हमारे पास विकर्ण दिए गए हैं या फिर डायगोनल्स दिए गए हैं उनके साथ अल्फा बीटा गामा तथा जाई एंगल डेल्टा एंगल बनाएगी। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3 है। ठीक है। तो 4/3 इन सभी के बराबर है हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसे देखेंगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके हल को देखेंगे। एक घन एक समकोणक षटफलीय होता है। ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होते हैं। तो एक घन क्या होता है, देखिए जिसमें आप ये समझ लीजिए कोई भी क्यूब दिया गया है मुझे, जिसमें उसकी लंबाई जितनी होगी उसकी चौड़ाई जितनी होगी वह उसकी ऊंचाई जितनी होगी वह तीनों एक बराबर ही होने वाले हैं। मतलब देखिए यह मैंने पहले एक बना लिया घन। ठीक है। कोई बात नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से बना दिया गया है। ठीक है। देखिए यह हो जाएगी उसकी चौड़ाई, यह हो जाएगी उसकी लंबाई। तो देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई एक बराबर ही होने वाली है। वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारी इसकी ऊंचाई के बराबर। मतलब लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई एक बराबर होगी। इससे मैं जितनी भी हमारी कोणीय बिंदु होंगी, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है GCFE तथा ABC ABO और D। तो जितनी भी हमारे यहाँ पे 8 बिंदु दी गई हैं वो सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है। वो कैसे निकालने की, मान लो मैंने इसकी एक साइड को A मान लिया है। ठीक है। ए मैं मान चुका हूँ। देखिए तो यह हमारा एक्स अक्ष है। यहाँ से मैं इस साइड आऊंगा तो वह यहाँ पर कितने, हम देखिए एक्स अक्ष पे आएंगे। एक्स अक्ष पे बाई का मान 0 है और जेड का मान 0 है। मतलब कि बाई और जेड तो 0 होने ही वाले हैं। और एक्स अक्ष पर यह कितनी दूर है, यह है हमारे ए दूर, मैंने मान लिया है पहले ही। इसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई को मैंने ए मान लिया है। तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0,0। इस टाइम बी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बी कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ है, बाई अक्ष पर है। बाई अक्ष पर है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स और जेड 0 हो जाएगा क्योंकि बाई अक्ष पर एक्स और जेड का मान 0 होता है। बाई का मान कितना है, बाई का मान हमारा ए दिया गया है। तो देखिए बी बिंदु क्या हो जाएगी, बी बिंदु हो जाएगी 0,A,0। ठीक है। इस तरह हम सी बिंदु को निकाल लेंगे। सी बिंदु क्या हो जाएगी, सी बिंदु हो जाएगी हमारी एक्स और बाई। बाई का मान एक्स और बाई का मान दोनों पर 0 हो जाएगा तो सी बिंदु क्या हो जाएगी 0,0,A। ठीक है।
इसी तरह से हम ए बिंदु भी निकाल लेंगे, एफ बिंदु निकाल लेंगे, सी बिंदु निकाल लेंगे और डी बिंदु निकाल। डी बिंदु आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक्स अक्ष से भी ए मान की दूरी पर है और वाई से भी ए की दूरी पर है, और जेड से जेड मतलब ऊपर बिल्कुल नहीं गया है, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, 0 a 0 0 इस तरह हमारा ई को हम देखेंगे तो ए पर भी ए ऊपर गया है, वाई अक्ष में भी ए ऊपर गया है, जेड अक्ष में भी ए ऊपर गया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a, ठीक है। यहीं से जी हो जाएगा हमारा a, 0, a और एफ हो जाएगा 0, a, ठीक है। तो अब चलिए इसे आगे देखते हैं। मान लीजिए कि ओ ए डी बी ई एफ सी जी, यह देखिए हमारे जितनी भी बिंदु दी गई हैं इस क्यूब की, वो हमें बता दी गई हैं, ठीक है। एक घन की हमें बिंदु बता दी गई, तो यह एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा ए लंबाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी भुजा दी गई है वह ए लंबाई, ठीक है। मैंने बता लिया कि ए तो लंबाई ए है, तो इसकी चौड़ाई भी ए होने वाली है और ऊंचाई भी ए होने वाली है। तो ओ ई ए एफ बी जी और सी डी चार विकर्ण हैं, देखिए मैंने बताया था, जब हम चारों कोणीय मतलब चारों कोणीय बिंदु को जोड़ देंगे तो वो हमारे विकर्ण आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से विकर्ण क्या आ जाएंगे, देखिए ओ को मैंने जोड़ दिया ई के साथ, देखिए ओ को ई के साथ जोड़ दिया, फिर ए को एफ के साथ जोड़ दिया, इस बिंदु को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, बी को जी के साथ जोड़ दिया, देखिए जो मैं बी दिया गया उसको मैंने जी के साथ जोड़ दिया, और सी को डी के साथ जोड़ दिया, और सी को जोड़ दिया मैंने डी के साथ। तो यहाँ से हमें चारों विकर्ण मिल चुके हैं। अब चारों विकर्ण पे हमारी लाइन क्या बनाई थी, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एंगल। तो ठीक है, अब इन्हें हमें जो भी हमें शुरू में प्रूफ करना था या फिर जो भी हमें सिद्ध करना था वो हम उसको करना चालू करेंगे, ठीक है। तो अब इसे आगे देखते हैं। दो बिंदुओं ओ और ई को मिलाने वाली रेखा ओ ई, ठीक है। ओ ई, ओ ई हमें पता चल गई है। इसके दिक् कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, इसके दिक् कोसाइन चलिए निकालते हैं। दिक् कोसाइन निकालने के लिए मैंने बताया पहले हम रेखा को निकाल लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट से ऐसे निकालिए, a2 माइनस का a1 भाग में हम a2 और माइनस a1 इनके इस सदिश का अंडर रूट निकाल देंगे। a2 माइनस a1 हमारा क्या है, 0, वह आ जाएगा a, 0 a-0, और मेरे ए वेक्टर क्या आ जाएगा, जो कि आ जाएगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ठीक है। तो इसका मान कैसे आएगा, वह आएगा a² + a²+a², ठीक है। तो आखिर में क्या आ जाएगा, a भागे √3 a। इसी तरह मेरा जो कि b है वो भी यही आ जाएगा और c भी यही आ जाएगा। तो यहाँ से a भागे a को मैं काट दूंगा, तो यहाँ से हमारे तीनों जो भी दिक् कोसाइन है, नहीं हाँ दिक् कोसाइन है वो क्या आ जाएंगे, 1/√3 और 1/√3 और 1/√3। इसी तरह हम सभी के दिक् कोसाइन निकाल लेंगे, ए एफ के दिक् कोसाइन निकाल लेंगे, बीजी के दिक् कोसाइन निकाल लेंगे और सी डी के दिक् कोसाइन निकाल लेंगे। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी निकालते हैं। अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए एफ के दिक् कोसाइन, ठीक है। ए ए एफ के दिक् कोसाइन कैसे निकलेंगे, आपको एफ बिंदु लेनी है, उसमें से ए बिंदु को घटा देना है, देखिए तो इसके देखिए एक करके मैं बता देता हूँ। इसमें 0 में से ए घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का ए में से 0 घटाऊंगा तो यह ए आ जाएगा, और इसी में से इस ए को घटाऊंगा तो यह भी हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी बिंदु क्या आ गई, माइनस का ए, यह हमारी ए एफ सदिश आ गई। इसके दिक् कोसाइन हम निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए इसमें माइनस लगा है तो आपको बस सीधा सीधा ध्यान रखना है, माइनस का a/3, और यह आ जाएगा हमारा a/3, तो यह आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ए एफ के हमारे दिक् क्या आ गए, ये तीनों आ चुके हैं। इस तरह हमारे बीजी के आ जाएंगे, बीजी के आ जाएंगे इस तरह से, सी डी के आ जाएंगे हमारे ये तीनों। तो हमने यहाँ पे तीनों के दिक् कोसाइन को निकाल लिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एल एम और एन का मान, ठीक है। तो चलिए इसे निकालते हैं कि मान लीजिए दी गई रेखा के दिक् कोसाइन क्या दिए गए हमें, एल एम और एन, और वह क्या कोण बनाई थी, वह बनाई थी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। डेल्टा मैंने बता दिया, इस कोण को हम डेल्टा कहते हैं और इनको हम अल्फा बीटा और गामा कहते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√3, जोड़ में हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन के बराबर, ठीक है।
क्योंकि यह हमारी पहली दी गई, जो कि हमें पहली हमारी दी गई थी डायगोनल। ठीक है, पहली डायगोनल दी गई थी, जिसे हम डायगोनल को देखिए विकर्ण, हमें पहली विकर्ण जो दी गई थी डायगोनल को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, पहली जो हमारी विकर्ण दी गई थी उसके साथ हमारी दिक् क्वेश्चन क्या बन रही थी, 1,1,1, तो हमारे यहाँ से कौशल पर कितना आ जाएगा, 1/√3 L प्लस एम प्लस एन। यहीं से हमारा कॉस बीटा भी आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1/√3 माइनस का L प्लस एम प्लस एन, क्योंकि विकर्ण के साथ इसके दिक् क्वेश्चन, विकर्ण के दिक् क्वेश्चन क्या थे, माइनस के 1 + 1 + 1। इससे हमारा cos गामा आ जाएगा 1/√3 L माइनस एम प्लस एन, और cos डेल्टा आ जाएगा 1/√3 L प्लस एम माइनस एन। ठीक है, यह मैंने डायग्राम यहाँ पे लगा दिया है, आपको कुछ दिक्कत हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वर्क करके जोड़ने पर हम पाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, इनका मान निकालना है। और जो भी हमें आखिर में सिद्ध करना है वो हम देख लेंगे कि आ रहा होगा तो हमारा बिल्कुल सही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें हम तीनों का स्क्वायर कर दिया है, तो जो भी हमारा 1/√3 था उसको हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जब हम इन तीनों को हल करते हैं, ठीक है, आपको बस इसका सूत्र आना चाहिए कि A² प्लस B² प्लस C², सॉरी इसका नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ से हमें सूत्र किस चीज का चाहिए, सूत्र चाहिए हमें A+B+C का होल स्क्वायर, जैसे हम इन पूरे का वर्गमूल करते हैं। तो ए की जगह पर हमारे पास है एल, एम की जगह, बी की जगह पे है हमारे पास एम, और सी की जगह पे है हमारे पास एन। ठीक है, तो जब हम इसका पूरे का वर्ग करेंगे तो हमारे पास एल, एम और एन का मान आ जाएगा। ठीक है, और जब हम सभी को हल करने वाले हैं तो हमारे पास आ जाएगा L² प्लस M² प्लस N², चार हमारा यहाँ पर बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने शुरू में ध्यान होगा बताया था कि L² प्लस M² प्लस N², इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 के बराबर। वह हम शुरू में जो भी हमने भाग करे थे लगभग भाग 3 या 4 के आसपास, हमने यह प्रूफ किया था कि L² प्लस M² प्लस N² 1 के बराबर होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप शुरू के भाग में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और हमारा तो क्या बन जाएगा, 4/3, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आकर हमारा पूरा सिद्ध हो गया है। तो आपको यह उदाहरण इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जितनी भी हमारी विकर्ण दी गई थी उन सभी के दिक् कोसाइन निकालने हैं। फिर उन सभी के दिक् कोसाइन को कहा कि हमें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा और cos डेल्टा निकाल लेने हैं। ठीक है, तो और जब हम उन्हें वर्ग करके जोड़ देते हैं तो हमारा आखिर में उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 27 को। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें आपका पता चल गया है कि हमें किसी तल का समीकरण को ज्ञात करना है जिसमें एक बिंदु दी गई है जो कि 1, -1, अंतःवष्ट है। ठीक है, और जो समतलों दो 2x + 3y माइनस का 2z बराबर 5, x + 2y माइनस का 3z बराबर 8 के प्रत्येक एक लंब पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें एक बिंदु दी गई है और दो समतल दिए गए हैं जो कि प्रत्येक एक लंब है। ठीक है, तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं। जो जो आप चीजें दी गई हैं उसको आप लिख लीजिएगा। तो इसका हल देखेंगे, दिए गए बिंदु को अंतर्वेष्ट करने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो इसका समीकरण को देखते हैं, जो कि हो जाएगा a x-1, b y+1 और c z+-2 बराबर 0। यह कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसका सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि a x-1, उसके बाद था प्लस में b y-y1 प्लस का c, उसके अंदर था z-z1। तो यहाँ से आप सोच रहे होंगे x1 z1 और x1 y1 और z1 क्या है, वह हमारी बिंदु को, उस बिंदु को हम x1 y1 और z1 मान लेंगे। तो ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, a x-1 प्लस b y+1 प्लस c z-2, जो कि 0 के बराबर है। तो हम समतल देखेंगे, समतल हमें जो कि दोनों दिए गए हैं उन दोनों समतलों को हम निकाय रूप में लिख लेंगे।
ठीक है, तो दोनों समतल में क्या दिए गए हैं, 2x+3y माइनस का 2z बराबर 5, x+2y माइनस का 3z बराबर 8। ठीक है, के साथ समीकरण 1 द्वारा प्रदत्त समतल पर लंब होने के प्रतिलंब का प्रयोग करके हम पाते हैं कि, तो यहाँ पर यह दोनों समतल लंब है, मतलब कि एक दूसरे के 90 कोण पर स्थित हैं। ठीक है, तो 90 कोण पर स्थित हैं। देखिए अब हमें यहाँ के आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ से यह कितना आ गया, देखिए एक्स वाई और जेड की जगह हमें ए बी और सी को रख देना है। इस तरह हम इसमें भी ए बी और सी को रख देंगे, जो कि आ जाएगा 2a प्लस का 3b माइनस का 2c बराबर 0, और यह आ जाएगा a प्लस 2b माइनस का 3c बराबर 0। ठीक है, तो यह हमारा आ चुका है। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो इन समीकरणों को हल करने पर हम पाते हैं, देखिए हमें क्या क्या समीकरण दिए गए थे। देखिए एक समीकरण में यह दिया गया था, दूसरा समीकरण में यह दिया गया था, और तीसरा समीकरण हमें यह दिया गया था। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं और 3 वेरिएबल हैं, जो कि ए बी और सी। तो हम यहाँ पर हमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को, मान का प्राप्त करना है। ठीक है, तीनों वेरिएबल के मान को हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे उसको चलिए देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को हल करना है। यहाँ से हमें a+b और यहाँ पे शायद b+c दोनों का किसी का भी मान मिलेगा, फिर हमको उसका मान, जो हमारी सबसे पहली समीकरण निकली थी, हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीधे सीधे a b और c तीनों चीजों का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों चीजों का मान निकाला। ठीक है, तीनों चीजों का मान यहाँ से हम निकालने वाले हैं। देखिए, तो पहले हमारी जो भी आखिर में 2 समीकरण दी गई थी, वहां से हमने ए और बी का मान निकाल लिया। तो ए का मान हो जाएगा ए बराबर माइनस का 5c, और बी बराबर हो जाएगा 4c। तो आपको ये दूसरे और तीसरे समीकरण से इनका मान निकाल लेना है। और जो कि हमारी सबसे पहले अभीष्ट समीकरण दी गई थी, अब मैंने बताया था कि इन जो भी मान निकलेगा ए और बी का, वह हम उसमें रख देंगे। तो ए की जगह पे हम रखने वाले हैं माइनस का 5c, बी की जगह पे हम रखने वाले हैं 4c, और सी की जगह पे तो हम सी रहने ही देंगे, और फिर हम इसको हल कर देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सी 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 से इसको काट दीजिए। ठीक है भाई, 0 हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट खोलना है, जो कि हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का माइनस प्लस, जो कि हो जाएगा प्लस के 5। यहाँ से इसको खोलेंगे तो यह हो जाएगा 4/, फिर यह हो जाएगा 4 प्लस का यह हो जाएगा जेड माइनस का 2, यह हो जाएगा हमारे 0 के बराबर। तो यहाँ से आपको देखिए एक्स वाई और जेड वाली संख्याओं को एक तरफ रखना है। तो यह हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 4y माइनस का जेड, यह हो जाएगा हमारे, देखिए 2 4 और 5। देखिए 5 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगी तो यह बचेगी 7, और 7 को जब हम इस तरफ लाते हैं तो यह हो जाएगा माइनस का 7। अब देखिए माइनस माइनस दो तरफ से काट दीजिए, तो यह बचेगा 5x माइनस का 4y प्लस का जेड बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से माइनस चला जाएगा, या माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर से माइनस से चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7, यह है हमारी अभीष्ट समीकरण यहाँ से निकल आएगी, जो कि हमें निकालनी थी। तो ठीक है, इसका मान भी हमने निकाल लिया है। तो बस आपको क्या करना है, दोनों जो भी हमें समतल दिए गए हैं उनमें से हमें ए बी और सी का मान निकालना है, और फिर उसका जो भी हमारे पास बिंदु दी गई होगी, वहां से हम उसके में अभी समीकरण को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हम बस उदाहरण 26 और 27 को पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम 28 29 30 को पढ़ेंगे। यह शायद हमारे आखिरी उदाहरण है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम बस 28 29 और 30 उदाहरण को पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा हमारा बस सारांश। सारांश में हम जितना भी पूरे चैप्टर अभी तक पढ़ रखा है, जितने भी हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, जितने भी हमने यहाँ पर टिप्पणी वगैरह जितना भी पढ़ रखा है, वो सभी हम सारांश में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का भाग बस हमें यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। जितना भी पढ़ रखा है वो आप सभी करिए के आइएगा, और ये दोनों उदाहरण भी आप खुद से एक बार करके देख लीजिएगा, और जो हम उदाहरण कल करने वाले हैं वो भी एक बार खुद से करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज का भाग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।